नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। दोस्तों, पहले कल के दैनिक समसामयिकी सीरीज का ना दे पाने के कारण आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। नेटवर्क समस्या के कारण आपको कल की दैनिक समसामयिकी सीरीज नहीं उपलब्ध हो पाई। आज 25 अप्रैल और 26 अप्रैल दोनों की बहुत महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है और उम्मीद है आपको जैसे विगत सीरीज पसंद आई है, ये भी सीरीज आपको पसंद आएगी। हम लोग अपने सेशन की शुरुआत जैसे कि 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और एक बार पुनः आपसे गुजारिश यही रहेगी हमारी कि आप सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और आज का कलेक्शन जो प्रश्नों का है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। अगर विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठाकर आप देखेंगे दोस्तों, तो वहां से प्रश्न लगातार बने हुए हैं। तो आइए इसी क्रम में हम लोग 2 शब्द मोटिवेशनल कोट के रूप में देखें। देखिए, दिया गया है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सीधा सीधा आपको बताने की यही कोशिश की गई है। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जिस सपने को देखकर आपने तैयारी प्रारंभ की है दोस्तों, वह सपना आपका पूरा होके ही रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग नए जोश खरोश के साथ अपना जो लक्ष्य है उसको भेदने के लिए कार्य करें। आइए सेशन की शुरुआत करें और देखें पहला प्रश्न दिया गया, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया गया। यहां दिया गया पहला 18 अप्रैल, दूसरा 17 अप्रैल, तीसरा 2 अप्रैल, चौथा दिया गया है 24 अप्रैल। तो यहां दोस्तों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहां हम देख लें कि ये पंचायती राज दिवस जो है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जो जिसका संबंध पंचायती विकास से है। साथ ही साथ अगर हम यही देखें, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भारत की राज्य व्यवस्था में किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है, तो भाग 9 में है। जबकि अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो अनुसूची जो है वो 11 है। कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं। साथ ही साथ बात करें कि भारत में कब लागू हुआ, तो ये लागू 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ। अब यहीं पे एक प्रश्न और भी है दोस्तों महत्वपूर्ण के रूप में कि त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था को किसने प्रस्तुत किया था। तो बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहीं से कि पंचायतों का चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है किसकी होती है। विकल्प में आपको दिया रहेगा चुनाव आयोग का, राज्य चुनाव आयोग का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायती राज चुनाव कराया जाता है। साथ ही साथ पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो अनुच्छेद 40 में है और ये कहां वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से लिया गया है। ये सारे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं और यहां से प्रश्न लगातार बने हैं। ये सारे पॉइंट अगर आप रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो यकीन मानिए पंचायती राज व्यवस्था से आपके प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। इसी क्रम में अगला देख ले, हाल ही में पैट्रिक आची को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहां देखिए, पहला दिया गया है नाइजीरिया, दूसरा दिया गया आइवरी कोस्ट, तीसरा दिया गया युगांडा, चौथा दिया गया तंजानिया। तो विकल्प जो सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा दोस्तों, आइवरी कोस्ट। अब यहां ये सारे जो देश दिए गए हैं दोस्तों, ये अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। इनकी राजधानियां भी पूछी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, नाइजीरिया की राजधानी जो है अबूजा है और आइवरी कोस्ट की यामो शुक्रो है। युगांडा का कंपाला है
और तंजानिया का डोडोमा है। अब यहीं पे तंजानिया से आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है दोस्तों, श्वेत नील कहां से निकलती है? तो तंजानिया से निकलती है। और आपको यही याद रखना है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह विक्टोरिया झील है। अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, तो वह सुपीरियर झील होगा। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है जो विश्व की सबसे मीठी पानी की झील है? तो पहला नंबर पर सुपीरियर और दूसरे नंबर पर विक्टोरिया झील है। आइए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देख लें। देखिए, हाल ही में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे नामित किया गया? अब यहां दिया गया है अरेफा जौहरी, दूसरा नीतू सिंह, तीसरा बबीता सिंह, चौथा दिया गया है एएस दुलत। दोस्तों यहां से जो आपका विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, बबीता सिंह। इनका संबंध किससे है? तो ये सीरियल उद्यमी हैं और इन्होंने अपने सीरियल के माध्यम से शांति, सुरक्षा, देश प्रेम की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से कार्य किया है। इसी कारण इनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ अगर हम नीतू सिंह जी से संबंधित जानकारी देखें तो चमेली देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नीतू सिंह जी को किया गया। और अरेफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि एस.ए. दुलत और सत्यपाल मलिक जो कि मेघालय के राज्यपाल हैं, इन्हें हाल ही में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, संत नामदेव पुरस्कार से। किसे सम्मानित किया गया? तो एस.ए. दुलत को 2020 के लिए और सत्यपाल मलिक जी को 2021 के लिए सम्मानित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अप्रैल 2022 में 57 किलोग्राम वर्ग में किसने रजत पदक जीता? पहला दिया गया है डी गुकेश, दूसरा मनप्रीत सिंह, तीसरा दिया गया है रिया जादौन, चौथा दिया गया है अंशु मलिक। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका होगा अंशु मलिक होगा। अब यहां ये जानना है कि ये आयोजन कहां हो रहा है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में इस कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 57 किलोग्राम में अंशु मलिक ने रजत पदक प्राप्त किया। अब यहीं पे कुछ चीजें आपको याद रखना है, जैसे हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? तो वो पीवी सिंधु ने जीता। आपको यहां याद रखना है मियामी ओपन का खिताब किसने जीता? तो वह कार्लोस अल्कराज ने जीता। और सबसे कम उम्र के हैं, मात्र 18 वर्ष में। और इनका किस देश से संबंध है? तो इनका संबंध स्पेन से है। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? तो यहां पर ऑल इंडिया आपको ध्यान रखना है। तो इसका खिताब किसने जीता? इसका खिताब लक्ष्य सेन ने जीता। परंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑल इंग्लैंड बैडमिंटनशिप, तो उसको विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात की है? अब यहाँ पहला दिया गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दिया गया वेस्ट इंडीज, तीसरा गया न्यूजीलैंड और चौथा दिया गया साउथ अफ्रीका। तो यहाँ सही जो होगा विकल्प नंबर बी होगा। और ये किरण पोलार्ड जी जो है ये ऑलराउंडर है और इन्होंने 123 एक दिवसीय मैच, साथ ही साथ 101 टी20 मैचों में अपना योगदान दिया है। और ये ज्यादा पॉपुलर कब हुए? तो ये पॉपुलर टी20 मैचों में 6 बॉल पे 6 छक्का इन्होंने जड़ के पॉपुलरिटी प्रदान की थी। साथ ही साथ अगर हम यही देखें विजडन खिलाड़ियों का घोषणा किया गया, तो कितने खिलाड़ी को चिन्हित किया गया? तो उसमें 5 खिलाड़ियों को। भारतीय 2 हैं, कौन कौन? बुमराह हैं और साथ ही साथ रोहित शर्मा हैं। अन्य के रूप में कौन है? तो कोनवे हैं, जिनका संबंध कहां से है? न्यूजीलैंड से है। और रॉबिन्सन हैं, तो रॉबिन्सन का संबंध कहां से है? तो इंग्लैंड से है। साथ ही साथ डेन वार्न है, ये साउथ अफ्रीका की हैं, एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। इस कारण यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। अगला देखिए, हाल ही में किसने दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन का उद्घाटन किया? अब यहां देखिए दिया गया, पहला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, दूसरा गृह मंत्री अमित शाह, तीसरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चौथा दिया गया प्रधानमंत्री। तो विकल्प यहां जो सही होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।
तो ये पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए दोस्तों कि ये दाहोद है कहां। दाहोद, तो दाहोद गुजरात में है, गुजरात में है। और यहां पर आदि जाति महासम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अभी हाल फिलहाल के दिनों में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको किसको सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए पहला दिया गया है डॉक्टर सुमन, दूसरा राजीव कुमार, तीसरा विवेक लाल, चौथा दिया है डॉक्टर मनोज सोनी। तो यहां पर जो सही विकल्प आपका होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, डॉक्टर सुमन। डॉक्टर सुमन जी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह नीति आयोग का फुल फॉर्म है। साथ ही साथ नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। और इसने किसका स्थान लिया, योजना आयोग का स्थान लिया। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया जो थे ये पहले उपाध्यक्ष थे। दूसरे कौन थे, तो राजीव कुमार थे, राजीव कुमार। और ये कौन है, ये तीसरे क्रम के हैं, पहले दूसरे और तीसरे क्रम के हैं। इनका नाम डॉक्टर सुमन है। इनका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। साथ ही साथ सीईओ कौन है, तो सीईओ के रूप में अमिताभ कांत जी सीईओ के रूप में है। अगर यही बात करें डॉक्टर मनोज सोनी जी को, तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की। यहां पर विकल्प आपका दिया गया है, पहला कर्नाटक, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा, चौथा दिया गया है पंजाब। तो यहां विकल्प नंबर बी सही होगा, गुजरात। गुजरात ने वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की। अब अगर हम यही बात करें गुजरात से संबंधित, तो 1 मई 1960 ईस्वी में गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का गठन किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस 1 मई को कौन से 2 राज्य मनाते हैं, यह भी प्रश्न बना है, तो गुजरात और महाराष्ट्र मनाते हैं। हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, तो गुजरात है। आपसे पूछा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है, तो वो भी गुजरात में स्थित है और सरदार सरोवर डैम पर स्थित है। और ये किसको समर्पित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क कहां स्थित है, गुजरात में स्थित है। उकाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो गुजरात राज्य से है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। WHO के द्वारा पहला आयुष केंद्र की स्थापना कहां की गई, तो गुजरात में किया गया। और मोटेरा स्टेडियम जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, वह कहां स्थित है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं और गुजरात राज्य से संबंधित हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस नियामक संस्था ने अप्रैल 2022 में नियामकीय लाभ और प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार समिति का गठन किया। पहला दिया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और चौथा दिया गया नाबार्ड। तो यहां जो सही होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट में सेबी के नाम से जानते हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि सेबी का गठन किस अधिनियम से किया गया था, तो 12 अप्रैल 1992 के अधिनियम के द्वारा सेबी का गठन किया गया था। अभी हाल फिलहाल में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो माधुरी पुरी बुच को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अश्विनी भाटिया पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनका गठन किया गया है, तो अश्विनी कुमार भाटिया जी सलाहकार के रूप में सेबी
में नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें नाबार्ड का, तो नाबार्ड का गठन शिवरामन समिति के द्वारा 1982 ईस्वी में किया गया था। और अगर हम बात कर ले भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसका जो गठन है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। और किस आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 2003 ईस्वी में किया गया। ये सारे जो प्रश्न हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आयोजन किया गया? यहां देखिए, पहला दिया गया है एस्टोनिया, दूसरा दिया गया है लाटविया, तीसरा दिया गया है माली, चौथा दिया गया है सूडान। तो यहां जो सही होगा आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, एस्टोनिया। एस्टोनिया में दुनिया का सबसे बड़ा सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न जगहों पर जो साइबर अटैक की संभावनाएं हैं उससे कैसे निजात पाया जाए, इसी के संबंध में एस्टोनिया के द्वारा साइबर गठन किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया गया? अब यहां देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस। अब विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को, दूसरा विकल्प 21 अप्रैल को, तीसरा 22 अप्रैल को और चौथा दिया गया 24 अप्रैल को। तो यहां सही विकल्प ए होगा आपका 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया गया। अब यहां 2022 की थीम क्या है? मलेरिया के बोझ को कम करना, मलेरिया के बोझ को कम करना। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मलेरिया की दवा से संबंधित एक प्रश्न विगत वर्षों में पूछा भी गया है, मलेरिया की दवा कुनैन कहां से प्राप्त की जाती है? तो कुनैन, मलेरिया की दवा कुनैन कहां से प्राप्त की जाती है? तो ये सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रास ने किया था। मलेरिया के उन्मूलन, भारत में मलेरिया उन्मूलन का डेट क्या है? तो भारत में मलेरिया उन्मूलन 2030 लक्ष्य रखा गया है 2030 का। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इमैनुएल मैक्रों ने दूसरी बार जीत दर्ज की? अब यहां देखिए, पहला दिया गया स्पेन, दूसरा दिया गया स्वीडन, तीसरा दिया गया जर्मनी, चौथा दिया गया फ्रांस। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा दोस्तों होगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में इमैनुएल मैक्रों ने दोबारा जीत प्राप्त की है। और कितने प्रतिशत वोटों से इनको कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं? तो 58.2% वोट इनको प्राप्त हुए। और उपविजेता के रूप में कौन रहे? तो केन लेन को इन्होंने पराजित किया। साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और पेरिस किस नदी पर स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। और पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो आपसे भी प्रश्न भी पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? तो वह पेरिस में स्थित है। और FATF का मुख्यालय कहां स्थित है? वो भी पेरिस में स्थित है। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और स्वीडन की बात करें, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और स्पेन की राजधानी जो है वो पुर्तगाल है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? यहां देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप विगत वर्ष का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो वहां रायसीना डायलॉग से प्रश्न लगातार बने हैं। अब यहां देखिए, पूछा गया है कौन सा संस्करण था। तो यहां देखिए, इसका विकल्प दिया गया पहला 5वां, दूसरा 7वां, तीसरा 6वां और चौथा दिया गया 9वां। तो यहां जो सही होगा विकल्प नंबर बी होगा 7वां। ये 7वां संस्करण था। तो रायसीना डायलॉग
कब प्रारंभ हुआ था? तो 2016 में पहली इसकी बैठक की गई। अच्छा, यहाँ रायसीना डायलॉग से क्या आशय है? तो रायसीना जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, वहीं इसका मुख्यालय है। इसी कारण इसका जो नाम है रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? तो रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन जो है दोस्तों, वो प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। और मुख्य अतिथि कौन थी? तो यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा जो हैं उर्सुला वेन डेन लेन। ये कौन है? ये यूरोपीय यूनियन संघ की अध्यक्षा हैं। ये जो है इसकी मुख्य अतिथि के रूप में रही। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में सिप्री के रिपोर्ट के आधार पर सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? यहां देखिए सिप्री जो है, सिप्री में जो यश है वह उसका आशय स्टॉकहोम है। अब सिप्री की रिपोर्ट में पूछा गया है सैन्य खर्च में भारत का स्थान क्या है? तो पहला दिया गया है पहला स्थान, दूसरा दिया गया दूसरा स्थान, तीसरा दिया गया तीसरा स्थान और चौथा दिया गया है चौथा स्थान। तो यहाँ विकल्प नंबर सी सही होगा, भारत का तीसरा स्थान है। अगर हम देखें तो प्रथम दो कौन है? तो सबसे पहले यूएसए है, फिर उसके बाद चीन है और उसके बाद अपना भारत है। सैन्य खर्च में भारत है। और कितना सैन्य खर्च करता भारत? 76.6 ट्रिलियन डॉलर का खर्च कौन करता है? तो ये आपका भारत करता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में 24वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया? पहला दिया गया ब्राजील, दूसरा दिया गया अमेरिका, तीसरा दिया गया जापान, चौथा दिया गया फ्रांस। तो यहाँ जो सही होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, ब्राजील। अब यहाँ देखिए क्रम भी दिया है, तो आपको यहाँ क्रम सहित याद रखना है कि 24वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राजील में किया जाएगा। अब यही ब्राजील की राजधानी जो है वो ब्राजीलिया है। साथ ही साथ अब यहां से आपको याद रखना है कि हाल ही में आपके 2022 में ही फुटबॉल का विश्व कप होना है। वो कहां होगा? तो वो कतर में होगा। आपको यहां याद रखना है अंडर 17 वर्ल्ड कप, अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 2023 में साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है ऊर्जा प्रवाह क्या है? इसका संबंध किससे है? आपके विकल्प जो दिए हैं, पहला भारतीय थल सेना, दूसरा वायुसेना, तीसरा तटरक्षक बल और चौथा जो दिया गया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहां सही होगा विकल्प नंबर सी सही होगा आपका, तटरक्षक बल। इसको इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से भी जाना जाता है, आईसीजी। और ऊर्जा प्रवाह जो है, ऊर्जा प्रवाह यह एक तटरक्षक जहाज है। साथ ही साथ अब यहां आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख कौन है? तो वीरेंद्र पठानिया जो हैं इसके प्रमुख हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी आपको हाल ही में मनोज पांडे जी को थल सेना का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। अगला है, हाल ही में भारत का पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क किस राज्य में स्थापित किया गया? पहला दिया गया है गुजरात, दूसरा दिया गया तेलंगाना, तीसरा उड़ीसा, चौथा दिया उत्तर प्रदेश। तो यहाँ विकल्प नंबर बी सही होगा, तेलंगाना में भारत का पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क विकसित किए जाने की बात की गई है। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। और ये कहां से अलग हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब यहीं पे आपको याद रखना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 1953 में भाषा के आधार पर गठित वाला पहला राज्य
आंध्र प्रदेश है। साथ ही साथ राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वो फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता था। और राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात की गई। साथ ही साथ आपको अभी हाल फिलहाल के दिनों में इस घटना को याद रखना है कि आंध्र प्रदेश ने ही अपने 13 नए जिले बनाए और अपना नया नक्शा जारी किया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में ट्राई इलेक्टोरल डेवलपमेंट फंड कारपोरेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यहां ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड कारपोरेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पहला दिया गया है श्रीलंका, दूसरा दिया गया पाकिस्तान, और तीसरा दिया गया है, गलत है, भारत, और चौथा दिया गया है बांग्लादेश। चौथा दिया गया है आपका बांग्लादेश। तो यहां जो सही आपका आंसर होगा दोस्तों, वह आंसर आपका सही जो है विकल्प नंबर सी है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम देखें तो ट्राई डेवलपमेंट कारपोरेशन TDC, इसका आशय क्या है? तो इंडो पैसिफिक जोन में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड कारपोरेशन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है चीन का जो पैसिफिक इंडियन रीजन है उसमें उनके प्रभाव को कम करना। आइए इसी क्रम में यहां देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के द्वारा आपको जो 2 दिवसों का करंट अफेयर जो आपको प्रोवाइड किया गया, इसका एक ही उद्देश्य था कि आपके प्रश्न कहीं से छूटने ना पाए। और इसी उद्देश्य के साथ आपको पुनः मोटिवेटेड बनाए रखने के लिए, आपको पुनः ऊर्जावान बनाए रखने के लिए एक बार फिर से आपको एक कोट के द्वारा छोड़ना चाहेंगे। देखिए, जीत उसी को मिलेगी जो जीतने का दम रखता है, फिर जमाना कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है। मतलब अगर आपने अपने सपने को साकार करने के लिए संकल्प कर लिया है तो उससे जमाने का कोई परवाह नहीं करना चाहिए। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और जिस दिन सफलता मिल जाएगी, जमाने का नजरिया आपके प्रति बदल जाएगा और आप रोल मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और आपको पुनः एक बार यही कहेंगे कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आप समस्याएं और जो भी परेशानियां आए उनका सामना डटकर करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।